हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं कि एमएससी फिजिक्स अगर आपने कर रखी है और उसके बाद अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है और आपको किस तरीके से थोड़ा मूव करना चाहिए। इसके अंदर अपने प्रत्येक चीज की बात कर लेंगे कि अगर आपने कोचिंग कर रखी है, नहीं कर रखी है, ठीक है, सीएसआर नेट की तैयारी कर रखी है, नहीं कर रखी, प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सोच रहे हो आप, या किसी पीजीटी एग्जाम का सोच रहे हो, ठीक है, और चाहे आप किसी भी स्टेट से हो और चाहे किसी भी एज के अंदर हो, ठीक है। थोड़े से पॉइंट इसमें अपने डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको एक आई थिंक बहुत बढ़िया डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा इसमें मैं सारे पॉइंट कवर कर दूं जो आपकी क्वेरी हो सकती है। उसके बाद भी कोई पॉइंट रह जाए तो आप मुझे या तो व्हाट्सअप कर देना 6350263164, या फिर आप क्या करना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, तो वहां मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं कि आ जाओ। अपना जो टॉपिक होने वाला है इसके अंदर वो अपने पास ये है, हाउ टू मूव आफ्टर एमएससी फिजिक्स प्लस बीएड, कि हमने एमएससी फिजिक्स कर लिया और बीएड कर लिया, इसके बाद हमको कैसे मूव करना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लो करियर आफ्टर एमएससी फिजिक्स प्लस बीएड, कि हमने एमएससी फिजिक्स कर लिया और बीएड कर लिया, अब हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। ओके, तो देखो यहाँ एमएससी फिजिक्स और बीएड करके आप आए हो, ठीक है ना। तो आप दो कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो। पहले वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोचिंग करी है या बढ़िया तैयारी करी है, एक कॉन्सेप्चुअल तैयारी करी है, एक ऐसी तैयारी करी है, एक ऐसी प्रिपरेशन करी है फिजिक्स के अंदर जिसके अंदर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है। तो या तो आपने आईआईटी जेई की तैयारी कभी ना कभी की होगी, या जैम की होगी, या नेट की होगी, ठीक है ना। ये स्टूडेंट आते हैं अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले, क्योंकि नो डाउट आपको पता है 11th 12th की तुलना में जो जेई वाला बच्चा है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। जो नॉर्मल बीएससी वाला बच्चा है और आईआईटी जेम वाला बच्चा है उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। जो नॉर्मल एमएससी वाला बच्चा है और सीएसआर नेट वाला बच्चा है उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। तो पहली कैटेगरी अपने पास ये है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी अपने पास ये है कि इसमें आपने ना तो कोचिंग की है ना कभी कॉन्सेप्चुअल कोचिंग की है, मतलब या तो कोचिंग ही नहीं की या कोचिंग की है तो वो एक ऐसी कोचिंग नहीं थी जहां आपको इफेक्टिव इफेक्टिव या कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आई हो, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स समझ में आई हो। नोट स्टडीड ऑल सब्जेक्ट, या आपने कहीं कोचिंग की हो, मान लो आपने सीएसआई नेट की तैयारी शुरू की, वहां 9 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन 9 में से मुश्किल से आपने 4 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 3 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इससे ज्यादा सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट नहीं पढ़े तो भी आप इसी कैटेगरी में आते हो। अगला है नोट फेल्ड मच विद गुड प्रिपरेशन, कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद अच्छे एग्जाम्स नहीं दिए, अच्छे फेलियर्स नहीं देखे आपने, ठीक है, तो भी आप इसी कैटेगरी के अंदर आओगे। ओके, ठीक। अब होता क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें और इनमें। इनका डिफरेंस ये है, इन स्टूडेंट्स का दिमाग जो है ना वो अलग ही तरीके से चलता है। आपको जो चीजें जितनी जल्दी समझ में आती है उनको ये चीजें इससे जल्दी समझ में आएगी, है ना। जैसे ये अपने स्टूडेंट वन है और ये स्टूडेंट वन है, तो स्टूडेंट वन को हमेशा किसी भी चीज को फिजिक्स में अगर वो पढ़ रहा है तो उसको जल्दी समझ में आएगी, इसको थोड़ी स्लो समझ में आएगी, ठीक है। तो इन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इन स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, इनके इक्वल आने के लिए आपको एक टाइम कंप्लीट सिलेबस है ना ढंग से पढ़ना पड़ेगा। वन टाइम आपको जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट सिलेबस कौन सा है, कोई भी एक एग्जाम टारगेट जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसका कंप्लीट सिलेबस। अब कंप्लीट सिलेबस की बात करें जनरली पीजीटी फिजिक्स में अगर आप आ रहे हो तो आपकी 11th 12th बीएससी और एमएस, है ना। 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों के तीनों पोर्शन आपको अच्छे करने पड़ेंगे विद टाइम, टाइम दे करके आपको ये चीजें अच्छी करनी पड़ेगी। दो तरीके हैं इनको करने के, क्या चाहे तो आप इनकी एक बढ़िया सी कोचिंग कर लो जहां आपको अच्छा लगता है, जिस टीचर से आपकी बॉन्डिंग बैठती है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बढ़िया है, ठीक है, वो आपको डेमो वगैरह देख के समझ में आ जाएगा, जिससे आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीजें ये बता रहे हैं सर जो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप सेल्फ कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बस सेल्फ में और कोचिंग में इतना फर्क होता है, यहाँ आपको कंटेंट प्रिपेयर्ड मिलता है, वहां आपको कंटेंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है ना। सिंपल सा आप देखो, आप कहीं खाना खाने जाओ तो यहाँ आपको खुद से बनाना है और यहाँ आपको खाना बना बनाया मिलेगा, ठीक है। खाना आपको दोनों बारी में अपने हाथ से ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलें इससे एक स्टेप आगे। ओके, अब देखो इतने जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए, इनको डिस्कस करने का मेरा मतलब क्या था, इनको डिस्कस करने का मेरा मतलब ये था
कि अगर आपको फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है तो आपको एक बार तैयारी करनी होती है, चाहे वो 11th-12th के बाद कर लो, चाहे आपको बीएससी के बाद कर लो जैम की, या नेट के बाद एमएससी के बाद कर लो आप नेट जेआरएफ की। ठीक है, अगर आपने वैसा कर रखा है तो मुझे ऐसा लगता है आपको पीजीटी एग्जाम की तैयारी करने में ज्यादा टाइम, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। आप खुद से भी करने जाओगे ना तो कर लोगे। ठीक है, आपके पास थोड़ा ठीक ठाक कंटेंट होना चाहिए, है ना, नोट्स ठीक ठाक अवेलेबल होने चाहिए, टेस्ट सीरीज ठीक ठाक अवेलेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिस ठीक ठाक अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन अगर है, बात करें स्टूडेंट सेकंड टाइप का अगर आपके पास है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, है ना। उसी को स्टूडेंट टू को स्टूडेंट वन में कैसे कन्वर्ट होना है, उसका आगे का ये प्रोसेस है। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इन डेप्थ फिजिक्स। अब स्टूडेंट टू को स्टूडेंट वन के इक्वल जाने के लिए इन डेप्थ फिजिक्स क्या करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी। वो कैसे होंगी, वो देखो कि इन डेप्थ फिजिक्स तैयार कर लेंगे सर, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, तैयार कर लेंगे। क्यों करें हम तैयार, वाई वी नीड दिस। तो इन डेप्थ फिजिक्स तैयार करने के आपके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, आप कहीं भी चले जाना, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कंपटीशन हर जगह अच्छा है। ठीक है, अगर तुम डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो, पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं हो, तो आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब किसी स्कूल में पढ़ा करके अगर आपको 10-15 हजार मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप कंपटीशन में भी नहीं हो, वो तो आप ठीक है ऐसे टाइम पास कर रहे हो, पर कम से कम मान के चलो 30-40-50 हजार तो कम से कम आपको मिलने चाहिए। ठीक है ना, उतने तो आपको चाहिए। 15 हजार रुपए के अंदर आप अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पाओगे, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना, आपके अंदर पोटेंशियल होगा तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको उतनी अच्छी फिजिक्स आनी अब जरूरी है, पहले जरूरी नहीं थी। 2020 से पहले आप कह सकते हो, 2022 से पहले ये जरूरी नहीं था, पर अब बहुत जरूरी है। अब जैसे एग्जाम आ रहे हैं, तुमने पैटर्न देखा होगा, तुमने पेपर देखे होंगे, आसान नहीं आता है कुछ भी, है ना। और क्या है, कोचिंग लाइन डोर्स विल बी ओपन फॉर यू। अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, थ्योरी अच्छी है, उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी है, तो आपके लिए कोचिंग के डोर्स जो है वो खुल जाते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री है। ठीक है, अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो आप इतनी कोचिंग चलती है, जेई की चलती है, नीट की चलती है, 11th-12th की चलती है। ठीक है, और भी तुम्हारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम है जिनके तो अपने नाम भी नहीं आते। ठीक है, बाकी किसी भी एग्जाम में फिजिक्स आ रही है, थोड़ी बहुत भी आ रही है, तो उनकी भी कोचिंग चलती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट है, छोटी क्लासों के, वो भी पढ़ते हैं, जैम की भी चलती है, कंपटीशन एग्जाम की भी चलती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी भी चलती है, सेट की भी चलती है, नेट की भी चलती है, और भी पता नहीं कितनी कोचिंग चलती है। तो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप वहां भी जा सकते हो। सबसे ज्यादा पे करने वाला सेक्टर तुम्हारे पास नीट जेई है। ठीक है, तो इसके डोर्स भी तभी खुलेंगे जब आपकी फिजिक्स अच्छी होगी, वरना नहीं खुलेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस। अब ये मेन मारता है। अब कहाँ समस्या क्या है, एक आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, किसी स्कूल में काम कर रहा है, वो ले रहा है मान लो 10 से 15 हजार, और एक टीचर स्कूल में ही वो पढ़ा रहा है, पर वो ले रहा है 50+। ठीक है, या आप कहीं कहीं ये आंकड़ा 1 लाख प्लस भी देखोगे, ये ज्यादा हो जाएगा, ये मान लो 50+। इन दोनों में फर्क क्या है, वो भी 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, ये भी 11th-12th को पढ़ा रहे हैं। फर्क है कॉन्फिडेंस का। किसका, कॉन्फिडेंस का। अब इनको तुम बोलो 10-15 हजार में पढ़ा देंगे, कि ये शक्ल भी नहीं दिखाएंगे 10-15 हजार के अंदर। ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस मेन है। वो कॉन्फिडेंस कब आता है, वो हार्ड वर्क से आता है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे जैसे एज निकलती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। ठीक है, आपकी सीखने की क्षमता कम होती जाएगी। तो जो भी आपको करना होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जितना जल्दी आपको समझ में आता है, ठीक है, उतना जल्दी आप उन चीजों पे वर्क करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे हेल्थ की बात करें, जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए कि भाई मेरी हेल्थ यहाँ से खराब हो रही है, तो उतना जल्दी उस पर काम करना शुरू कर दो, उतना उतने बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, उतनी इंप्रूवमेंट्स आपको मिलेगी। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर। अब नॉलेज ट्रांसफर मैंने क्यों लिखा है, नॉलेज ट्रांसफर मैंने इसलिए लिखा है, किसी की भी आप तैयारी करते हो फिजिक्स के अंदर, किसी की भी आप तैयारी करते हो, और मान लो आपका वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो जब भी आप किसी दूसरे फिजिक्स एग्जाम की तैयारी करोगे, या प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, या किसी और सेक्टर में जाओगे, ठीक है, तो वो नॉलेज आपका वहां वाला वहां काम आएगा। ऐसा नहीं है वो वहां वेस्ट हो गया, है कि नहीं। जो बच्चा जेई की तैयारी करके आता है ना, उसको जेम में जोड़ नहीं आता, जैम की जब वो तैयारी करता है। जो जैम की करके आता है उसको नेट जेआरएफ में जोड़ नहीं आता। जो नेट जेआरएफ की करके आता है उसको ये जो पीजीटी फिजिक्स एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इनमें जोर है नहीं आता। मेरी ही बात करूं तो नेट जेआरएफ की मैंने बढ़िया की थी, जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 54 था, तो मेरे को कोई जोर नहीं आया था आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी में। ठीक है, 4 महीने में मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स
क्रैक किया था विद जीके और फिजिक्स दोनों पढ़ करके। ठीक है, अब देखो एक प्राइवेट सेक्टर वाला तुम्हें पता ही है, ये मैंने सारे थोड़े ऑप्शन बता दिए, नीट है, जेई है, जैम है, नेट है, सेट है, बहुत सारी कोचिंग है, भरी पड़ी है कोचिंग है। ठीक है, और सबसे बड़ा मार्केट तो इस ये और ये वाला है। ठीक है, खूब पैसे छापते हैं इसमें लोग, आप भी छाप सकते हैं अगर आपको लगता है आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो। गवर्नमेंट की बात करें, अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट लाइन में भी जाना होता है। जैसे हमारे ही एक स्टूडेंट थे जिनका एचपीएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, गुप्ता करके कोई नाम था उनका। ठीक है, उनका वो बढ़िया कमा रहे थे, वो नीट जेई की तैयारी करवा रहे थे, तो वो बोले कि सर मैं बहुत पैसे कमा चुका हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया कमाए है मैंने और बहुत बढ़िया मैं कमा रहा हूँ, लेकिन वो एक गवर्नमेंट जॉब का टैग चाहिए मुझे, है ना, मेरे को गवर्नमेंट जॉब निकालनी है और गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट जॉब्स आती है और वो उन्होंने तैयारी की, उन्होंने क्रैक भी किया। जब वो एग्जाम देके आए थे ना, तभी उन्होंने फोन कर दिया कि सर मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, तो मेरा सिलेक्शन जो है इसमें हो जाएगा। तो वो वाला भी है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से हैं, केवीएस पीजीटी फिजिक्स है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, एचटेट एचपीएससी है, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स है, आरपीएससी पीजीटी मतलब फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स है, एमपी टेट है, यूपी पीजीटी है, बीआरसी डी ट्रिपल एस भी है, पंजाब मास्टर कैडर है, इसके अलावा भी बहुत जितने स्टेट है ना राजस्थान के अंदर, उससे ज्यादा तो वैकेंसी करवाने वाले बोर्ड है। समझ रहे हो क्या, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, चंडीगढ़ का अलग है। ठीक है, अब राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, दिल्ली का अलग है। ओके, तो जितने स्टेट है उनसे ज्यादा तो वैकेंसी करवाने वाले बोर्ड है, तो पीजीटी में भी खूब वैकेंसी आती है। समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा ऐसे है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो तो इतने सारे एग्जाम आपके सामने हैं, इनको आप टारगेट कर सकते हो। ओके, बात करें प्रिपरेशन की, थोड़ी सी बात करते हैं, आ जाओ थोड़ी सी बात प्रिपरेशन की। देखो कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मुझे वो बच्चे थोड़े से कम समझ में आते हैं, वो कैंडिडेट थोड़ी कम समझ में आते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ये कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। आपको कभी भी सिलेक्शन आपका ओनली टारगेट नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन आपका ओनली टारगेट नहीं होना चाहिए। मैंने यहां लिखा भी है, प्रिपेयर फॉर योर बेस्ट वर्जन नॉट फॉर रिजल्ट, मतलब नॉट ओनली फॉर रिजल्ट, कि आप एक अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ो। सबकी इच्छा होती है कि मेरे को एक बहुत तगड़ा रिजल्ट मिले, पर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए मत पढ़ो। जब तक आपने एफर्ट ढंग से नहीं किए, अपनी पूरी मेहनत ढंग से नहीं की, जो आपके पास था आपने उसमें पूरा नहीं डाला, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है आपको नहीं रखनी है, ना आज रखनी है, ना कल रखनी है, ना परसों रखनी है। जब आपकी मेहनत कंप्लीट हो जाएगी, आपके जो कर्म है उनका घड़ा भर जाएगा मेहनत वाला, तो आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, बहुत फेथफुल रिजल्ट, आपको ऐसा रिजल्ट जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि मैं इसको डिजर्व करता हूं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां में लिखा भी है कि जब मेहनत का घड़ा भर जाएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बहुत शानदार रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। ओके, अब देखो गवर्नमेंट पीजीटी की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट पीजीटी में देखो क्या है कि दो पोर्शन आपके पास आते हैं, एक आता है फिजिक्स का, एक आता है जनरल पार्ट का। अब फिजिक्स पार्ट ऐसा है, इसके आएगा लगभग 66% सिलेबस इसका आएगा, मतलब 150 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो 100 इसके होंगे, 300 आ रहे होंगे तो 200 इसके होंगे। ठीक है, या हो सकता है 300 आ रहे हो तो 150, 300 आ रहे हो तो 200 इसके होंगे, और अपने लगभग 200 प्लस आ रहे होंगे तो 150 इसके होंगे। ठीक है, अब तो इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, तुम इसके बिना शुरू ही नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इसके बिना तुम स्टार्ट कर लोगे। फिजिक्स तुम्हारी तगड़ी करनी ही पड़ेगी तुमको, 6 महीने 8 महीने 10 महीने लगाने ही लगाने पड़ेंगे। जनरल पार्ट ऐसा है, अब कंपटीशन इतना है, तुम इसके बिना फिनिश नहीं कर सकते, वो फिनिश वाले जो लाइन है ना, वो तुम पार नहीं कर पाओगे जनरल पार्ट के बिना, कंपटीशन इतना है। ठीक है, अब तो कुछ कुछ एग्जामों के अंदर वो जो क्या बोलते हैं कट ऑफ मार्क्स भी है कि SC ST और ईडब्ल्यू, SC ST के लिए इतने होने चाहिए कट ऑफ मार्क्स, मतलब, और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40% होने चाहिए, मतलब इससे कम आपके मार्क्स आ गए तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे उस आगे मार्किंग चेकिंग के लिए, आपका चेक ही नहीं होगा पेपर अगर इतने नहीं आ रहे तो। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपको ढंग से करने चाहिए। ठीक है, जनरल पार्ट का आपको गाइडेंस उनसे लेनी चाहिए जो जनरल पार्ट पढ़ाते हैं, है ना, हम जनरल पार्ट नहीं पढ़ाते, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मैं थोड़ी सी फिजिक्स की ही बात और करूंगा। फिजिक्स में आपके पास 3 पोर्शन होते हैं मेन, 11th 12th अंडर ग्रेजुएट मतलब बीएससी, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमएससी।
ये 3 पोर्शन आपके पास है। इन तीनों पोर्शन को कवर करने का सिंपल तरीका आपके पास वही है। और मैं यही कहूंगा, अगर आपके सामने कोई एग्जाम है, जैसे कि मान लो किसी का केवीएस का एग्जाम है, तो ठीक है आप 11th-12th पढ़ो। एचटेट का एग्जाम है, 11th-12th पढ़ो। लेकिन अगर एग्जाम नहीं है तो 11th-12th भी पढ़नी है, बीएससी भी पढ़नी है और एमएससी भी पढ़नी है, और तीनों को अलग अलग पढ़ना है। ये भी ध्यान रखना, मिक्स करके नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना मिक्स करके? क्यों? क्योंकि कहीं 11th-12th की वैल्यू ज्यादा है, कहीं बीएससी की ज्यादा है, कहीं एमएससी की ज्यादा है। तो अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको हम उतना ज्यादा टाइम देते जाएंगे, है कि नहीं? ठीक। अब देखो, सिलेबस की बात की जाए तो आपका 6 महीने में आप मोटा मोटी एक बार सिलेबस ढंग से कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है 11th-12th प्लस बीएससी प्लस एमएससी वाला केस, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक करने का आपके पास सिर्फ सिंपल सा एक ही तरीका आपको रखना है। वो तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। डिटेल में पढ़ना प्रत्येक टॉपिक को, चाहे वो 11th-12th है, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो एमएससी, पढ़ लिया। अब उसके क्या करो, आप शॉर्ट नोट बना लो। क्या करो आप, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक के 20-30-40 क्वेश्चन आप ढंग के प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर ली, अब क्या करो, आप उसका पार्ट वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। अब ये पैटर्न चाहे आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, आपको यही पैटर्न क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज सबके लिए मस्ट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस बैच, अच्छी प्रैक्टिस जो है वो सभी के लिए मस्ट है, चाहे आप कहीं कोचिंग करो नहीं करो, आपको ये करना ही करना पड़ेगा। ओके, टेस्ट दे दिया, अब क्या है, टेस्ट दे दिया, ये हो गया आपका एक टॉपिक कंप्लीट। अब यही आपको रिपीट करना है, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, सभी टॉपिक्स के लिए आपको ये पैटर्न क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। पूरा टॉपिक पढ़ो, शॉर्ट नोट बनाओ, क्वेश्चंस करो, टेस्ट दो। अब सर आपने 20-30-40 क्वेश्चन क्यों लिखा है, एक लिख दो ना। देखो, किसी चैप्टर, कोई चैप्टर छोटा होता है जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन है, तो उसमें 20 क्वेश्चन काफी है। कोई चैप्टर बड़ा होता है तो उसमें 40 भी हो जाते हैं, कोई बीच का होता है तो उसमें 30 भी हो जाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब क्या है, टेस्ट भी तुम्हारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पार्ट वाइज और एक होते हैं फुल लेंथ। पार्ट वाइज टेस्ट क्या करता है, ये तुम्हारा नॉलेज चेक करता है कि वो जो चैप्टर में कहीं कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया, और ये आपका थोड़ा सा टाइम एडजस्ट भी कराता है कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है या 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, वो आपके पेपर पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है अपने पास क्या, फुल लेंथ। फुल लेंथ में क्या होता है, आपका माइंड और टाइम दोनों एडजस्टमेंट करता है। आपका जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो आपका माइंड भी एडजस्ट करता है। माइंड कैसे एडजस्ट करता है कि उसमें सारे चैप्टर आएंगे, 11th भी आएगी, 12th भी आएगी, बीएससी भी आएगी, एमएससी भी आएगी। यहाँ आप सिर्फ एक टेस्ट का दे रहे हो, एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो, एक एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो, और यहाँ आप पूरे सिलेबस का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है यहाँ आकर के, है ना, ठीक है। इसके बाद एक चीज और भी है, क्या, पीजीटी एग्जाम जो है इंडिया के अंदर जो होते हैं, उनके अंदर कुछ एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो ये पैटर्न चलेगा, सब्जेक्टिव है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव तैयारी आपने कर ली, सारा सिलेबस आपने कर दिया ढंग से, टेस्ट लगा दिए, शॉर्ट नोट लगा दिए, पढ़ लिया उसको ढंग से, तो आप क्या करो, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो लिखने की। प्रत्येक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, उनको आपको लिखना है कि अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बन के आता है तो मैं इसका आंसर इस तरीके से लिखूंगा, है ना। आरएस जो होता है, यूपीएससी जो होता है, उसमें जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस एलोट, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरा कहने का कंक्लूजन ये है कि अगर आप एमएससी फिजिक्स के बाद आपने बीएड किया और करियर बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो एक बार ढंग से आप फिजिक्स पढ़ें, बिना ये सोचे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, होगा, आज नहीं तो कल होगा, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में मिले चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिले, पर आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर करनी पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको बेटर करने पड़ेंगे, चीजें आपको और बेटर करनी पड़ेगी। जब आप बेटर कर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उससे आपको फायदा प्राइवेट सेक्टर में भी होगा, उससे आपको फायदा गवर्नमेंट सेक्टर में भी होगा, सब जगह आपको उसके फायदे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है ना, ये तो एक समुद्र है, तो इसके लिए एक लाइन है कि समुद्र है कूद पड़ो प्यास बुझा के निकलना। अब फिजिक्स वाले में कूद पड़ो आप, फिजिक्स वाला जो सिलेबस है इसमें कूद पड़ो, ठीक है, और लगे रहो लगे रहो लगे रहो। कब तक, जब तक कि तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें वर्थ इट नहीं निकाल दिया। कभी भी ये सोच के तो आना ही नहीं होता है कि मैं यार इसमें 6 महीने दूंगा या 8 महीने दूंगा, है कि नहीं। इंसान की तरक्की और मेहनत हमेशा पूरे जन्म चलनी चाहिए, पूरी जिंदगी चलनी चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है, तुम्हारा पर्सनल
तुम्हारे पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तुम थोड़ा करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग यकीन मान के चलो, आप जितना डिजर्व करते हो ना आपको उससे ज्यादा मिलेगा। पर एक बार आपको शांत होकर के फोकस्ड होकर के चीजें करनी पड़ेगी, तब आपके लिए चीजें जो है वो और बढ़िया होगी। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है तुम्हारे, मैंने इसमें काफी पॉइंट डिस्कस कर लिए। सिंपली आप पूरा कहीं से भी जहां आपसे आपको अच्छा लगता है वहां से कोचिंग करें, या फिर कोचिंग नहीं करें तो सेल्फ से करें। सेल्फ का भी मैंने आपको मोटा मोटी तरीका बता दिया है। ठीक है, यूट्यूब पे भी खूब कंटेंट पड़ा है, सेल्फ से भी करनी है तो, लेकिन एक बार आप इसको टाइम दें। ठीक है, हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विंडोज का भी ऐप है और iOS का भी ऐप है और अपने एंड्रॉइड का भी ऐप और वेबसाइट भी, सब कुछ अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अपने पास अपना एप्लीकेशन है, यहाँ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कौन सी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हो, चाहे अपने पास फर्स्ट ग्रेड का एमएससी वाला पोर्शन आपको चाहिए, चाहे आरसेट वाला आपको चाहिए, ये आप तो टेस्ट सीरीज आ गई है ना, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। बीएससी एमएससी का पोर्शन है, चाहे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का प्रैक्टिस बैच है, चाहे अपने पास एमएससी फिजिक्स पोर्शन है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का। ठीक है, या फिर चंडीगढ़ फिजिक्स का बैच है अपने पास, सेट फिजिक्स का है, एचपीएससी पीजीटी का है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का बीएससी पोर्शन भी अलग से है, और सेकंड ग्रेड साइंस का फिजिक्स भी पोर्शन अपने स्टार्ट कर दिया है। पीजीटी फिजिक्स बैच वो एनवीएस केवी सीएमआर के लिए है। ठीक है, ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का कंप्लीट बैच है, जो कि मुझे ऐसा लगता है किसी को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करनी है तो उसको हमेशा यही बैच ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इसमें सारी डिटेल वगैरह है, जो आपको चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एमपी टेट और एमपी वर्ग 1 का बैच है। ये सारे बैचेस हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लगे, रिक्वायरमेंट आपको लगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो मेरे को डिस्कस करने चाहिए थे मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई भी समस्या रहती है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 6350263164, है ना, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इन पे कांटेक्ट कर लेना, आपकी जो समस्या होगी, क्वेरी जो होगी आपकी, वो सोल्व कर दी जाएगी। और अपने पास ये जो आपका यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, ये जो आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक इसमें मैंने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके, और इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी ना, लिंक वगैरह मिल जाएंगे कोर्सेज के, वेबसाइट के, ऐप के। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वहां अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।